हेलो दोस्तों, विजन आइस टेस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुका है 2020 के लिए। तो हम लोग पूरे महीने से इस बार विजन के आईएएस टेस्ट में पेपर के माध्यम से आईएएस प्रीलिम्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स विल रिवार्ड 2 आवर का टाइम मिलता है। तो लेट सी द हम लोग प्रीवियस वीडियो में 80 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी दे है। तो यहाँ पे बिहार दिया गया है, वेस्ट बंगाल दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया है, गुजरात दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो महाराष्ट्र जो है काफ़ी बिग है। तो उस हिसाब से हम लोग इलिमिनेशन मेथड से आराम से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और गुजरात जो कि महाराष्ट्र से छोटा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक तरीके से लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भी कम होगा। तो हिसाब से हम लोग का बी ऑप्शन ईजिली आ जाता है। तो यानी कि आपका गुजरात का बिहार में 40 होता है, और फिर उसी के बाद आगे वेस्ट बंगाल और फिर महाराष्ट्र। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एज मेंशन बिलो। बिहार में आपका कितने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है? 40। महाराष्ट्र में आपका 48। गुजरात जो कि टूट के बना है, छोटा स्टेट है, 26। और फिर वेस्ट बंगाल में 42। तो देयर फॉर द करेक्ट चॉइस इज आपका यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर महाराष्ट्र। तो बस आप देख सकते हो आंसर को, और जस्ट आप एक्सप्लेनेशन को फॉलो करके आप इस सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है विथ द रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 10 मेंबर नहीं होते, 4 मेंबर होते हैं। तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज करिए, आपका आंसर करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी विल गेट इंक्रीज। फिर हो रहा है ए सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाई इट्स मेंबर। मतलब कि सर्विंग जो जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वो अपॉइंटेड बाई इट्स मेंबर के लिए अपॉइंट होगा। फिर है कि आपका द चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कैबिनेट रिकमेंडेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कैबिनेट रिकमेंडेशन। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टेचुअरी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। It was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely the Protection of Human Rights Act 1993. This act was amended in 2006. The Constitution is a multi-member body consisting of a chairman and 4 members. Hence, जो होता है स्टेटमेंट 1 is not correct. The chairman should be a retired Chief Justice of India and members should be serving या रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ सर्विंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड 2 पर्सन हैविंग नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। तो अब स्टेटमेंट जो टू कराता है वो देख लेते हैं। इन एडिशन ऑफ दिस फुल टाइम मेंबर द कमीशन हैज 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर। द चेयरमैन, मतलब यहाँ पे देखा गया कि आपका 4 ही मेंबर रहेंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, द नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये आपके 4 मेंबर हो गए। फिर बताया जा रहा है द चेयरमैन मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। 6 मेंबर की कमेटी रहेगी जो कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डिप्टी चेयरमैन, द राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर 3 जो होता है स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट आ जाता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के कौन से फंक्शनरी हैं? तो यहाँ पे आपका चेयरमैन नहीं होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, स्पेशल इन्वाइट्स होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग एज फॉलोज। तो चेयरपर्सन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्निंग काउंसिल जो होंगे इट कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट। फिर होता है देखिए स्पेशल इन्वाइट एक्सपर्ट आपके रहेंगे ही। फिर होता है आपका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, इट कंप्राइजेज इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही इंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। मेंबर जो होता है आपका फुल टाइम, दे इंजॉय द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम ऑफ 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। फिर बताया गया कि रिलेवेंट जो होता है आपका इंस्टीट्यूशन जो रहेंगे, और फिर इन एक्स ऑफिसियो कैपेसिटी फुल टाइम मेंबर। फिर आपका एक्स ऑफिसियो मेंबर मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर यूनियन काउंसिल
ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर है चेयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्यूर रैंक सेक्रेटरिएट डीम्ड आपका नेसेसरी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन इशू वाई अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी। तो देखिए हैवेस कॉर्पस जो होता है वो रीट इशू किया जाता है आपका बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई गलत काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट आपका क्या कर सकता है, रीट इशू कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी भी कोई गलत काम करता है, गलत मतलब कि अगर किसी को मिस आपको जस्टिफाई दे दिया, मतलब कि आपको यहाँ पे जो लॉ को वायलेट कर दिया गया, मतलब उसने अपना जो है जुरिडिक्शन खुद वहाँ पे सुना दिया, तो कोई भी होगा पब्लिक अथॉरिटी यानी कि लोअर कोर्ट भी कर सकते हैं। प्राइवेट अथॉरिटी तो वो जो होगा ये रीट हैवेस कॉर्पस आपको वहाँ पे अलाउ करता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये आपका रीट इशू हो सकता है। तो हैवेस कॉर्पस अलाउ टू द इशू फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडी। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देख सकते हैं हैवेस कॉर्पस जो होता है लैटिन वर्ड टू हैव द बॉडी इन ऑर्डर टू इशू बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड, मतलब अगर कोई पर्सन डिटेन्ड है पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी एंड लेटर बिफोर इट द कोर्ट देन एग्जामिन द कॉजेज ऑफ लीगलिटी ऑफ अ डिटेंशन। अगर किसी का डिटेंशन हुआ है तो वो कौन चेक करेगा, दिस विल चेक बाय द कोर्ट एंड द रीट ऑफ हैवेस कॉर्पस कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कोर्ट इटसेल्फ विल गाइड द रीट एंड इटसेल्फ डिसाइड द विच वन इज हैव टू मूव अहेड। सो हैवेस कॉर्पस अगर कोई भी आपका इंडिविजुअल गलत काम करता है तो वो रीट इशू होकर वहाँ पे फिर आपको न्याय मिल जाएगा। लेट्स सी द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिड टू हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। अब हायर कोर्ट को ये है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, मतलब लोअर कोर्ट क्या करना है, लोअर कोर्ट का इटसेल्फ लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि लोअर कोर्ट आपका कुछ बियॉन्ड जुरिडिक्शन उसके जाके आपका हायर कोर्ट का जुरिडिक्शन को वो क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। नो, सो दैट इज द प्रोविजन लिटरली मीन्स टू फॉरवर्ड, मतलब वो मना कर रहा है कि भैया इट्स आपका ये लिमिटेशन है लोअर कोर्ट का, इट्स नॉट बियॉन्ड योर जुडिशरी कि आप हर एक चीज़ में आप अपना जाके वहाँ पे न्याय दीजिए। सो लोअर कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड या गाइड द लिमिटेशन ऑफ द आपका कि क्या क्या है। तो हायर कोर्ट विल आपका वहाँ पे गाइड करेगा लोअर कोर्ट को कि आपका ये लिमिटेशन है। फिर है आपका क्यू वारंटो। इन लिटरल सेंस इट मीन्स वाई व्हाट अथॉरिटी या वारंट it is issued by the court to inquire into the legality of a claim a person public office, hence it prevents illegal aspiration of public officer of a person. This writ can be issued by the आपका यहाँ पे देख सकते हैं by the constitution, it cannot be issued in case of minister offices or this can be sought any interested person not necessary to aggrieved person। मतलब कि क्यू वारंट ये बोल रहा है कि बाई व्हाट अथॉरिटी या वारंट, मतलब किस अथॉरिटी से आप वारंट जारी करना चाह रहे हैं। तो ये आपका कोर्ट जो होगा इंक्वायरी करेगा कि आपने जो जारी किया है वो उसका लीगलिटी क्या है। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई कितना भी तरीके का हायर लेवल में है तो वो कुछ भी आपका रूल को वायलेट करके अपना एक जुडिशरी को फॉलो करा नहीं। तो क्यू वारंट बीच guide to which thing you have to follow. So all the judiciary protect the citizen of India and citizen of India should get the all verdict and all the judiciary function. So have faith on the judiciary and it will help all citizen of India. Let's see the next question. Consider the following statement regarding the State Human Right Commission. तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आपका क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए इट कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए कभी भी ओनली आता है तो ऐसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली 90% केस में गलत ही होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ओनली आया कि भैया सिर्फ इसी को फॉलो करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। फिर इट कैन इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ द इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। तो सही बात है कि कोई भी आपका इंटरवीन करेगा इन एलिगेशन में तो ह्यूमन राइट बिफोर पेंडिंग अ कोर्ट, तो केस का तो यहाँ से आंसर आपका बी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन
रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट एंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं टू इंटरवीन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। सो स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ से क्या आ जा रहा है, करेक्ट आ जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं टू इनकरेज द इफर्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट to undertake such further functionary it may consider necessary to the promote of the human right। यही से आपका चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप पढ़ सकते हैं। फिर है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज आर प्रोवाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन से डायरेक्टिव जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट को क्या पे बोला जा रहा है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पीस को चाहता है, भारत ऐसे ही पीसफुल कंट्री है, इंडिया में कभी भी आपका इंटरनेशनल बॉर्डर को कभी वायलेट नहीं किया। सो इंडिया इज ऑलवेज फॉलो द पीसफुल थिंग, पीसफुल वर्डिक, पीसफुल आपका टॉक। कभी भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में भी होते हैं, इंटरनेशनल टॉक में भी, जो भी डिप्लोमेटिक टॉक भी होते हैं, तो एक पीसफुल ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा सदा से पीस को मानते आता है और उसी को फॉलो करता है। सो हमेशा देयर इज अ पीस देयर इज ऑलवेज गुड थिंग इन द फ्यूचर। अब देख सकते हैं स्टेटमेंट 2 जो आपका दे रहा है टू प्रोवाइड एडेक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority group। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चाइल्ड को आप मदर टंग में सिखाओगे तो देन वो क्या होगा, इजिली ग्रेस्प करेगा, कोई भी आइडिया जो होंगे वो क्या करेगा, इजिली अडॉप्ट करेगा। सो चाइल्ड का नरिशमेंट जो होता है हमेशा एक तरीके से प्यारा भरा होता है, कि वो चाहता है कि हमको हमेशा अपना, अगर कोई असमीज है तो असमीज में सीखना चाहेगा, बंगाल है तो बंगाली में, हिंदी है तो जिस भाषा में, इसलिए हमेशा साउथ वाले स्टेट रहते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई आई शुड बॉदर अबाउट, मतलब कि एकदम से हिंदी को ही सीखना। तो हमेशा हमेशा क्या करना है कि जो भी चाइल्ड है भैया आप अपने होम लैंग्वेज में सीखो, मदर टंग में सीखो। फिर है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रीड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो सही बता रहा है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन क्या है कि आप हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करिए। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। DPSP टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टू मदर टंग आपका फॉलो करना है, आर्टिकल 350। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपका होना चाहिए, तो आर्टिकल 351 आपका पार्ट जो है 17 में मेंशन किया गया। तो हम लोग का सारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। इनमें से कौन कौन से मेंबर थे 1946 में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आपके जो थे मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आपका इसमें आपका क्या कि भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, तो ये एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और फिर आपका सी राजा गोपालचारी थे। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। सो 1 and 3। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1946। इट ऑल्सो included the viceroy and commander in chief of the Britain and other member from all India Muslim League. The government was formed to assist the switch to British India to India and Pakistan. Its member included जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ सिंह, सी राजगोपालाचारी, लियाकत अली खान। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर wasn't part of interim government of 1946। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इंडिया जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी द टर्म रिपब्लिक इम्प्लाई। तो देखिए रिपब्लिक वहाँ का कंसिडर किया जाता है जहाँ का हेड जो होता है आपका इलेक्शन के थ्रू आता है। डेमोक्रेटिक आपका राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं भैया, यहाँ से लोग अपने हेड को खुद चुनते हैं। तो वेस्टेड ऑफ पॉलिटिकल सोवेरेनिटी इन द पीपल। तो कौन चूज कर रहे हैं, लोग चूज कर रहे हैं। लोग किसको चूज कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। तो आखिर अल्टीमेटली किसके पास हो रहा है पावर, लोगों के पास। सो वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवेरेनिटी इन द पीपल, मतलब लोग ही हमेशा एक तरीके से सुप्रीम है, जनता ही भगवान है। ऑल पब्लिक ऑफिसर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यही डेमोक्रेटिक में होता है। कभी भी आपका डेमोक्रेटिक मतलब कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन हो रहा है, जनता से हो रहा है।
तो ऑल पब्लिक ऑफिसर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो 88 का आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। An open competitive system, an open competition system of selection and recruitment of civil servant was first introduced। तो ये कब हुआ गया था इंट्रोड्यूस, चार्टर एक्ट 1853 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इजी क्वेश्चन में हमेशा क्या करना चाहिए, मार्क्स को स्कोर करना चाहिए एंड गेट द मार्क। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन ओपन competition सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। द covenanted civil service was thus thrown open to Indians only। According the Macaulay Committee, the Committee of the Indian Civil Services was appointed in 1854। यही बोलते हैं आपका मैकुले साहब के कारण ही यहाँ पे द कमेटी बैठा और अपॉइंटेड 1854 में हुआ था। तो हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द चार्टर एक्ट 1833, इसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम टू ओपन कॉम्पिटेटिव सिस्टम। तो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में आएगा तो ये आपका है ओपन कॉम्पिटेटिव सिस्टम, और फिर आपका वो जो होता है इंट्रोड्यूस हो जाता है आपका 1853 में। सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड स्टेट दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस, इंडियंस आर अलाउड। वही जाके आपका ब्रिटेन में क्या करते हैं, आपका एक तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, हाउ एवर दिस प्रोविजन वाज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टू डिस्कशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिकमेंडेड बाय द सनातन कमेटी रिपोर्ट 1962-1964। तो 62 से 64 में सनातन कमेटी के कारण क्या रिकमेंड किया गया, तो ये जो था आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहाँ पे बनता है। तो ये आपका रिकमेंड से आपका आता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC इज द मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन देखने को मिलता है। अभी ब्राइबरी का इशू हुआ, तो आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है। सो व्हाट एवर द थिंग देयर ऑब्स्ट्रक्ट या आपका रुका हुआ जो है उसको अब कोई तो कमेटी रहेगा ना, कोई भी। अब किसी भी जुडिशरी के पास आपका इतना ओवरलोड है तो वो कैसे फंक्शन करेगा। तो हम हमेशा डिफरेंट बॉडी बनते हैं और वो आपको क्या करते हैं, उसको चीज़ों को एक तरीके से बोलते हैं न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं और वो उस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स इस्टेब्लिशमेंट वाज रिकमेंडेशन ऑफ द सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64। Thus originally CVC was neither a constitution body nor a statutory body। Later in 2003 the parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC। फिर आप लोग देख सकते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो CBI was set up in 63। तो हमेशा आपका ये जो है दिल्ली एक्ट के थ्रू बनता है। तो CBI हो गया, CBC हो गया, सबके अपने अपने इंडिविजुअल वर्क है और जिसके कारण आप आजकल देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस इन्होंने आपको ये कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब फिर इट वॉज ट्रांसफर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ एंड इट इंजॉय द स्टेटस ऑफ एन अटैच ऑफिस। तो स्पेशल police establishment which looked into the vigilance cases set up in 1941 was also merged with the CBI। The establishment of CBI was recommendation of the Sanathan Committee on Prevention of the Corruption 1962-64। The CBI is not a statutory body, it's derived its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946। The administrative reform ARC of India 1966 and 1970 recommended the setting up of to a special authority designated as लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर द redressal ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस। कोई भी देखिए जनता का जितने भी तरीके के आपके ग्रीवेंसेस रहेंगे, जो लोग आपके दुखी हैं, तो सब आपका CIC आपका ARC जो होता है उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करता है। जैसे कि NRC का इशू आया तो कोई भी जो जनता का दुख है तो उसी सरकार सुनेगी। तो CIC was set up under the Right to Information Act 2005। So all are government agency to work to help the citizen of India। So that's all for today's session. These are the references। Thank you all. Like, share and subscribe. Thank you so much friends. Press the bell icon to get all notifications. Thank you so much.